हेलो बच्चों, वेलकम अगेन। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। एसिड और बेस की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके बारे में। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं बेस के बारे में, एल्कली के बारे में, उनके क्लासिफिकेशन के बारे में, उनके जो कॉमन यूज़ हैं वो, ठीक है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो सबसे फर्स्ट हम बात कर लेंगे एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब देखो, अगर हम किसी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी कर रहे हैं तो उसमें हम स्टडी करते हैं उस कंपाउंड, उस सब्सटेंस की डिफरेंट एलिमेंट और कंपाउंड से रिएक्शन। जैसे मान लो अगर मैं एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी कर रहा हूँ तो एसिड की रिएक्शन डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ में, डिफरेंट एलिमेंट के साथ में किस तरीके से होगी वो हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट पार्ट या सबसे फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, है ना। और केमिकल प्रॉपर्टीज में हम यहाँ पर सबसे फर्स्ट ले रहे हैं रिएक्शन विद मेटल, ठीक है। एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज हम स्टडी कर रहे हैं और उसमें सबसे फर्स्ट हम ले रहे हैं रिएक्शन विद मेटल। मींस अगर मेटल के साथ में एसिड रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, क्लियर, ठीक है। देखते हैं क्या होगा। जैसे मान लो आपने कोई भी मेटल ले ली और उस मेटल की रिएक्शन आपने करवा दी किसके साथ, किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ में आपने रिएक्शन करवा दी, तो यहाँ पर आपके पास क्या बनता है, प्रोडक्ट आपके पास बन जाता है मेटालिक सोल्ट। क्या बनेगा, जो भी मेटल आप यूज कर रहे हो उसका मेटालिक सोल्ट, और साथ में क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये आपके पास एक प्रोटोटाइप रिएक्शन है। इसके बेस पर आप क्या कर सकते हो, बहुत सारी रिएक्शन लिख सकते हो, ठीक है। मीन्स अगर कोई भी मेटल रिएक्शन करेगा एसिड से, डाइल्यूट एसिड से, तो क्या बन जाएगा, आपके पास मेटालिक सोल्ट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस। देखते हैं, जैसे मैंने मान लो सोडियम मेटल ले लिया, ठीक है, सॉलिड कंडीशन में प्रेजेंट हो गई आपके पास, और आपने डाइल्यूट एसिड यहाँ पर यूज किया, डाइल्यूट HCl, क्लियर। तो जब आप रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, और साथ में आपके पास क्या बन रहा होगा, हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म में इसलिए यहाँ से रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका मेटल रिएक्शन करेगा एसिड के साथ में। आप जैसे डिफरेंट मेटल ट्राई कर लो, मैग्नीशियम अगर रिएक्शन करेगा HCl से, डाइल्यूट कंडीशन में होगा HCl, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। हमने बोला था मेटालिक सोल्ट बनेगा, तो मेटालिक सोल्ट बन रहा है और साथ में बन जाएगा हाइड्रोजन गैस, देख सकते हो आप, क्लियर। अब आप एसिड चेंज कर दो, जैसे आपने सोडियम लिया था यहाँ पर, तो सोडियम के साथ आपने ले लिया डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अगर सल्फ्यूरिक एसिड आप लेते हो तो प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट आपका बन जाएगा सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, Na2SO4, इसका एक्वस सॉल्यूशन, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, क्लियर। ऐसे ही आप जिंक ले लो, और जिंक के साथ में आपने क्या किया, H2SO4 की रिएक्शन करवा दी, डाइल्यूट कंडीशन में ये प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन और साथ में हाइड्रोजन गैस। तो आप एक प्रोटोटाइप रिएक्शन याद रख सकते हो कि अगर मेटल रिएक्शन करेगा किसी भी डाइल्यूट एसिड से तो क्या बन रहा होगा आपके पास, मेटालिक सोल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो इस तरीके से आपने क्या किया, डिफरेंट एसिड ले लिए और डिफरेंट मेटल ले लिए, उनकी रिएक्शन करवा रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस बन रहा है और मेटालिक सोल्ट हमारे पास बन के आ रहा है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं, मेटल अगर डाइल्यूट HNO3 के साथ में रिएक्शन करता है, क्योंकि ये भी डाइल्यूट एसिड है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, हमारे पास आपके पास बन जाएगा मेटालिक सोल्ट, मतलब उस मेटल का नाइट्रेट और वाटर बन जाएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है वो देख लेते हैं। देखो, नाइट्रिक एसिड जब भी रिएक्शन करेगा तो नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करने लग जाता है। तो उस कंडीशन में जो भी मेटल आप यहाँ पे ले रहे हो उसका नाइट्रेट बन जाएगा, उसका सोल्ट बन जाएगा, और जो हाइड्रोजन बन रहा था उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में, और साथ में एक प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट होता है ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेटल यूज में ले रहे हो। जनरली हम बोल देते हैं कि मैग्नीशियम और Mn, ये दोनों मेटल ऐसे हैं जिनकी रिएक्शन अगर नाइट्रिक एसिड से होगी तो उस कंडीशन में वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहे होंगे, क्लियर। तो ये आपको याद में रखना है। ये यहाँ पर हमने कुछ रिएक्शन ली है, जैसे अलग अलग कंसंट्रेशन के बेस पर अलग अलग मेटल से
नाइट्रिक एसिड डिफरेंट तरीके से रिएक्शन करता है और प्रोडक्ट भी डिफरेंट होते हैं। तो जो मेन आपका प्रोडक्ट है वो नाइट्रेट आपका कांस्टेंट रहेगा और बाकी जो रिमेनिंग प्रोडक्ट है वो चेंज होते रहेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन हम देखते हैं। यहाँ पर हमने कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड ले लिया है, यहाँ पर मेटल हम ले रहे हैं और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप वेरी डाइल्यूट HNO3 वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेते हो और उसकी रिएक्शन आप मैग्नीशियम और मैंगनीज से करवाते हो तो उस कंडीशन में प्रोडक्ट आपका हाइड्रोजन होता है और मेटल नाइट्रेट बनता है। ठीक है, मतलब मैग्नीशियम नाइट्रेट बन जाएगा और मैंगनीज नाइट्रेट यहाँ पर बन रहा होगा। क्लियर। अगर आप उसी कंडीशन में वेरी डाइल्यूट HNO3 नाइट्रिक एसिड लेते हो और उसकी रिएक्शन आयरन, जिंक और टिन से करवाते हो तो उस कंडीशन में अमोनियम नाइट्रेट आपका मेजर प्रोडक्ट होता है और साथ में मेटल नाइट्रेट बन जाता है। क्लियर। अब इस कंडीशन में वाटर आपका कॉन्स्टेंट है, वाटर प्रोडक्ट हर केस में बन रहा होगा एक्सेप्ट दिस केस। क्लियर। फिर आ जाता है अगर आप डाइल्यूट HNO3 लेते हो उसकी रिएक्शन लेड, कॉपर, सिल्वर और मर्क्यूरी से करवाते हो तो उस कंडीशन में आपके पास नाइट्रस ऑक्साइड मेजर प्रोडक्ट होता है और साथ में मेटल नाइट्रेट बन रहा होता है। उसी कंसंट्रेशन मतलब डाइल्यूट HNO3 की रिएक्शन अगर आप आयरन और जिंक से करवा रहे हो तो उस कंडीशन में N2O आपके पास मेटल प्रोडक्ट होता है, नाइट्रस ऑक्साइड और मेटल नाइट्रेट आपका बन जाता है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड रहेगा या नाइट्रस ऑक्साइड रहेगा। क्लियर। फिर डाइल्यूट HNO3 की रिएक्शन आप 10 से करवाते हो तो उस कंडीशन में अमोनियम नाइट्रेट आपका मेजर प्रोडक्ट होता है और टिन नाइट्रेट आपका उसमें साथ में बन जाएगा। देन आप रिएक्शन करवा रहे हो अगर कंसंट्रेट HNO3 से जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर, इनकी रिएक्शन जब होती है तो NO2 मेन प्रोडक्ट होता है और साथ में मेटल नाइट्रेट आपका बन जाएगा। फिर कंसंट्रेट HNO3 की रिएक्शन अगर 10 से होगी तो उस कंडीशन में NO2 और साथ में मेटास्टेनिक एसिड H2SNO3 ये आपका मेजर प्रोडक्ट होता है। तो नाइट्रिक एसिड के केस में आपको बस इतना याद रखना है जो कंप्यूटर एग्जाम में पूछा जाता है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट है। कंप्यूटर एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो आपसे बस इतना पूछा जाएगा कि कौन सी ऐसी दो मेटल हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती हैं। तो मैग्नीशियम और मैंगनीज ऐसी दो मेटल हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन पर हाइड्रोजन प्रोड्यूस करती हैं। अब ये आपका एक्सेप्शनल है तो ये आपको याद में रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें सेकेंड रिएक्शन विद मेटालिक ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड क्या होता है? मेटल अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रही होगी तो मेटालिक ऑक्साइड बनेगा। मेटालिक ऑक्साइड की रिएक्शन अगर हम डाइल्यूट एसिड से करवा देंगे तो मेटालिक सोल्ट बन रहा होगा और वाटर बन रहा होगा। क्लियर। अब आपने मेटालिक ऑक्साइड ले लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसकी रिएक्शन आपने डाइल्यूट HCl से करवा दी। अगर डाइल्यूट HCl से रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा? मेटालिक सोल्ट। और मेटालिक सोल्ट यहाँ पर क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड, जिसका एक्वस सॉल्यूशन बनेगा और साथ में वाटर बन रहा होगा। इससे पहले अपन ने जो रिएक्शन देखी थी वहां पर ऑक्साइड नहीं था, मेटल रिएक्शन कर रही थी डाइल्यूट एसिड से, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बना था। अब उस हाइड्रोजन में हमने ऑक्सीजन भी ऐड कर दिया तो वो क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। सेकंड जैसे आप रिएक्शन देखोगे मैग्नीशियम ऑक्साइड डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन करेगा तो MgSO4 का एक्वस सॉल्यूशन बन रहा होगा और वाटर बन रहा होगा। मीन्स आपको प्रोटोटाइप रिएक्शन बस याद रखनी है कि मेटालिक ऑक्साइड जब भी डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करेगा तो मेटालिक सोल्ट और वाटर प्रोडक्ट बन रहा होगा। कॉपर ऑक्साइड आपने ले लिया, ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है। इसकी रिएक्शन अगर आप डाइल्यूट HCl से करवाओगे तो उस कंडीशन में CuCl2 बन जाएगा। इसका एक्वस सॉल्यूशन बनेगा जिसका कलर कैसा होगा? ब्लूइश ग्रीन और साथ में वाटर। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? ZnO आपने लिया है, उसकी रिएक्शन H2SO4 से करवा दी तो क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट और वाटर आपका बन रहा होगा। क्लियर। तो ये हो जाता है हमारा रिएक्शन विद मेटालिक ऑक्साइड। मीन्स अगर एसिड मेटालिक ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट आपका क्या बन रहा होगा? मेटालिक सोल्ट और वाटर बन रहा होगा। नेक्स्ट हम ले लेते हैं रिएक्शन विद कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। अब मेटल कार्बोनेट इस तरीके से होता है, मेटल बाइकार्बोनेट इस तरीके से होता है। जस्ट सिंपल आप एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ में आप करवाओगे तो सोल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और H2O बनेगा लिक्विड फॉर्म में और CO2 एफरवेसेंस फॉर्म में यहाँ से रिलीज हो जाती है। तो जस्ट हम सिंपल एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने ले लिया सोडियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन मैंने करवा दी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो सोल्ट बनेगा। सोल्ट यहाँ से क्या बन सकता है? NaCl। ये Cl और ये N दोनों रिएक्शन करके क्या बना लेंगे? NaCl का एक्वस सॉल्यूशन। बाकी रिमेनिंग प्रोडक्ट आपका सेम आ जाएगा CO2 H2। ठीक है, यहाँ पर आपने सोडियम बाइकार्बोनेट लिया और डाइल्यूट HCl ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन करवाओगे तो प्रोडक्ट वही रहेगा NaCl, एक्वस सॉल्यूशन बनेगा और साथ में CO2 और वाटर बन जाएगा। सिमिलरली मैग्नीशियम कार्बोनेट आपने लिया, मैग्नीशियम कार्बोनेट अगर डाइल्यूट H2SO4 से सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेगा
तो सल्फेट और मैग्नीशियम, ये क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट, उसका एक्वा सॉल्यूशन और साथ में CO2 और वाटर। एक्चुअल में यहाँ से भी आप क्या बना सकते हो, H2CO3 बना सकते हो, कार्बोनिक एसिड जो है, लेकिन ये अनस्टेबल होता है तो वो किस में ब्रेक हो जाता है, CO2 और वाटर में ब्रेक हो जाता है। सिमिलरली आपने मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट लिया, उसकी रिएक्शन आपने H2SO4 से करवा दी, तो प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट और साथ में क्या बन रहा होगा, CO2 एंड वाटर। तो इस तरीके से यहाँ पर भी आपको प्रोटोटाइप रिएक्शन याद रखनी है। अगर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की रिएक्शन एसिड से होती है तो उस कंडीशन में प्रोडक्ट क्या होगा, CO2, वाटर और मेटालिक सोल्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट रिएक्शन विद बेस। अब वैसे तो आप इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी हम एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। फोर्थ हमारे पास आ जाएगा एसिड की रिएक्शन, हम किससे पढ़ रहे हैं, बेस से। रिएक्शन विद बेस, बेस और एल्कली से अगर एसिड की रिएक्शन होगी तो क्या बन रहा होगा। तो हमको पता है कि अगर कोई भी एसिड बेस से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा और साथ में वाटर बनेगा, और ये रिएक्शन ऑलवेज एक्सोथर्मिक होती है, यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी। तो सिंपली आपने ले लिया HCl, इसका एक्वा सॉल्यूशन, और NaOH, इसका एक्वा सॉल्यूशन, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, NaCl सोल्ट, इसका एक्वा सॉल्यूशन और साथ में वाटर और एनर्जी। ठीक है, अब ये एनर्जी जो होती है वो रिलीज कितनी एनर्जी होगी, ये डिपेंड करता है कि आप क्या ले रहे हो। देखो अभी यहाँ पर हमने क्या लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होगी वो जाएगी आपके पास 57.1 किलो जूल, और या फिर इसको किलो कैलोरी में अगर आप लिखोगे तो हो जाएगा आपके पास 13.7 किलो। इट डिपेंड्स ऑन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। आप कोई सा भी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी और उस कंडीशन में जो एनर्जी रिलीज होगी वो आपके पास कितनी हो जाएगी, 57.1 किलो जूल या 13.7 किलो। ठीक है, और भी आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देख सकते हो, जैसे आपने ले लिया H2SO4 और KOH, दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, K2SO4, इसका एक्वा सॉल्यूशन बनेगा और साथ में वाटर बन रहा होगा। ठीक है, इनके एक्वा सॉल्यूशन हम यूज कर रहे हैं। आप जरूरी नहीं है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ही लो, आप वीक एसिड और वीक बेस भी ले सकते हो। जैसे मैंने ले लिया फॉर्मिक एसिड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, इन दोनों का जब हम एक्वा सॉल्यूशन यूज करेंगे, इन दोनों का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, तो उस कंडीशन में आपके पास बन जाएगा कैल्शियम फॉर्मेट और साथ में वाटर बन रहा हो। ठीक है, इसका एक्वा सॉल्यूशन आपके पास बन जाएगा। तो इस तरीके से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बस आपको ये ध्यान में रखना है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑलवेज एक्सोथर्मिक होगी, और एक्चुअल में जब आप देखोगे तो यहाँ से न्यूट्रलाइजेशन किसका हो रहा है वो आपको याद रखना है। एसिड क्या रिलीज करता है, H+, और बेस क्या रिलीज करेगा, OH-। तो एक्चुअल में ये दोनों, और एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टी किसकी वजह से आ रही है, H+ की वजह से, बेस की बेसिक प्रॉपर्टी OH- की वजह से। तो एक्चुअल में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, H+ और OH- एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे होते हैं, बाकी जो रिमेनिंग है वो सोल्ट की फॉर्म में आपको ऑब्टेंड हो जाता है। तो अगर देखा जाए तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड का H+ न्यूट्रलाइज कर रहा होता है बेस के OH- को। बस इतना आपको याद रखना है, और साथ में जो रिएक्शन होगी वो कैसी होगी, एक्सोथर्मिक होगी, वहां से एनर्जी रिलीज हो रही है। और उसमें भी स्पेशल केस, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का आप न्यूट्रलाइजेशन करवा रहे हो तो उस कंडीशन में एनर्जी जो रिलीज होगी वो आपको याद रखना है, 57.1 किलो जूल या फिर 13.7 किलो कैलोरी। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अभी हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। मीन्स बेस और एल्कली जो है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया कि अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी कर रहे हैं तो उसमें हम डिफरेंट कंपाउंड और डिफरेंट एलिमेंट के साथ में उसकी रिएक्शन देख रहे होंगे। तो यहाँ पर हम बेस की रिएक्शन सबसे पहले देख रहे हैं, रिएक्शन विद मेटल्स। मीन्स अगर बेस मेटल्स के साथ में रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, अब देखो, अगर आप देखोगे कोई भी बेस देखोगे, जैसे आपने NaOH लिया तो इसमें क्या प्रेजेंट है, पहले से ही मेटल प्रेजेंट है, और अगर मेटल प्रेजेंट है वो तो फिर बेस उससे रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन
कुछ हमारे पास एम्फोटेरिक मेटल्स हैं। एम्फोटेरिक मेटल्स मतलब जो एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी दोनों शो करती हैं, तो उनको हम बोल देते हैं एम्फोटेरिक मेटल। वो आपके बेस के साथ में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना लेती है। क्या सिमिलर प्रोडक्ट बनेगा जैसा आपने एसिड के साथ में बन रहा था, वैसा मेटालिक सोल्ट बन जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। जहाँ पर एसिड रिएक्शन कर रहा था मेटल से, तो क्या बन रहा था मेटालिक सोल्ट और हाइड्रोजन, सेम यहाँ पर भी वही प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं एम्फोटेरिक मेटल कौन कौन सी है। तो 3 एम्फोटेरिक मेटल्स हैं, जिंक, टिन और एल्यूमिनियम। ठीक है, ये आपका रिएक्शन करेंगी किससे, NaOH से। NaOH का एक सॉल्यूशन हम यहाँ पर ले रहे हैं। एम्फोटेरिक मेटल का मतलब क्या हो जाएगा, जो एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी शो कर रही हैं, तो उसको हम बोल देंगे आपका एम्फोटेरिक मेटल। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एम्फोटेरिक मेटल बेस से रिएक्शन करके क्या बना लेगी, मेटालिक सोल्ट। तो यहाँ पर जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वा सॉल्यूशन रिएक्शन करके क्या बना लेगा, सोल्ट बना लेगा। और ये सोल्ट क्या हो जाएगा, Na2ZNO2। तो इसका नेम हो जाता है सोडियम जिंकेट। ये जो सोल्ट होता है इसका नेम क्या हो जाता है, सोडियम जिंकेट, और साथ में क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सिमिलरली टिन अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा। और सोडियम क्या हो जाता है, सोडियम, वो सोल्ट क्या हो जाता है, सोडियम स्टेनाइट। ठीक है, सोडियम स्टेनाइट, ये आपका सोल्ट बन जाता है, मेटालिक सोल्ट, और साथ में क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस। इन सब का एक्वस सॉल्यूशन यहाँ पे बन रहा होगा, है ना। सिमिलरली एल्यूमिनियम अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा, सोल्ट बन जाएगा। और ये सोल्ट क्या हो जाता है आपके पास, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। इसको हम क्या बोल देते हैं, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। और साथ में क्या बन जाएगा, H2 हाइड्रोजन गैस आपके पास बन जाएगा, और इसका क्या बनेगा, एक्वस सॉल्यूशन आपके पास बन रहा होगा। क्लियर। तो इस तरीके से आपको देखना है कि अगर एम्फोटेरिक मेटल रिएक्शन कर रहे होंगी बेस से, तो उस कंडीशन में मेटालिक सोल्ट और हाइड्रोजन बनेगा। ठीक है, तो बेस के लिए हम बोल सकते हैं कि ओनली एम्फोटेरिक मेटल ही बेस से रिएक्शन करेंगी, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगी। फिर नेक्स्ट इसमें आ जाता है बेस की रिएक्शन में, हम सेकेंड पढ़ रहे हैं, रिएक्शन विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड। वहां पर हमने क्या पढ़ा था, एसिड में मेटालिक ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन, और यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ में बेस की रिएक्शन। ठीक है, तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या हो जाएगा, नॉन मेटल का ऑक्साइड, है ना। जैसे कार्बन, कार्बन क्या है, नॉन मेटल, और उसका ऑक्साइड CO2। तो सिंपली हम देख रहे हैं यहाँ पर आपके पास क्या प्रेजेंट होगा, बेस, और उसकी रिएक्शन हम करवा रहे होंगे नॉन मेटालिक ऑक्साइड से। ठीक है, अब देखो ये तो क्या है, बेस, और नॉन मेटालिक ऑक्साइड की प्रॉपर्टी क्या होगी, एसिडिक। बेस प्लस एसिड क्या बन जाएगा, सोल्ट। तो ये आ गया आपके पास सोल्ट और साथ में वाटर। जस्ट सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे बेस में हमने क्या ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड में हमने क्या ले लिया, CO2। ठीक है, ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, ये इसकी एसिडिक नेचर होगी, तो ये आपका एसिडिक नेचर और ये आपका बेसिक नेचर, दोनों मिलके क्या बना लेंगे, सोल्ट बना लेंगे। सोल्ट क्या बन जाएगा, Na2CO3। ठीक है, तो ये आपका सोल्ट हो जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने लिया, इसका एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, और साथ में ले लिया SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, नॉन मेटल का ऑक्साइड है, तो क्या बन जाएगा, Na2SO3 सोडियम सल्फाइड। तो ये क्या हो जाएगा, सोल्ट, और साथ में क्या बन जाएगा, वाटर। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, बेस। ठीक है, या एल्कली। इसकी रिएक्शन आपने किससे करवा दी, CO2 नॉन मेटालिक ऑक्साइड, क्या बन जाएगा यहाँ से, कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में वाटर।
तो प्रोटोटाइप रिएक्शन आपको यहाँ पे याद रखनी है, और वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये एक्चुअल में क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो बेस अगर नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सोल्ट और वाटर। तो ये हो जाता है हमारे पास बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें एक और रिएक्शन आएगी वापस, रिएक्शन विद एसिड, वो क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, चाहे यहाँ पढ़ो या वहाँ पढ़ो, बात एक ही है ना। तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी कर रहे होंगे इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, कंडक्टिंग नेचर ऑफ एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन के बारे में, और साथ में हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ वाटर इन आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। ये टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे होंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।